तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक टाइम मशीन में बैठकर सीधे 2500 साल पीछे। हम जा रहे हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जब समाज का ताना बाना बहुत ही पेचीदा था। ये वो समय था जब परिवार, जाति और वर्ग जैसी चीजें तय करती थीं कि किसी की जिंदगी कैसी होगी। तो चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि इतने पुराने जमाने के समाज के बारे में हम जानते कैसे हैं? मतलब इतने साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, ये सब पता कैसे चलता है? तो इसका एक बहुत बड़ा जरिया है उस जमाने में लिखे गए ग्रंथ। ये ग्रंथ एक खिड़की की तरह हैं जो हमें उस दुनिया में झांकने का मौका देते हैं। 1,00,000 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये है श्लोकों की संख्या, सिर्फ एक ग्रंथ में, महाभारत। हमारी आज की इस पड़ताल का सबसे बड़ा आधार यही महाकाव्य है। ये उस युग के सामाजिक नियमों और असलियत की एक जबरदस्त तस्वीर पेश करता है। देखिए, महाभारत को सिर्फ चचेरे भाइयों की लड़ाई की कहानी समझना वो आधी बात होगी, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो एक तरफ तो कहानी सुनाता है और दूसरी तरफ समाज को कैसे चलना चाहिए इसके नियम भी बताता है। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ के लिए इतिहास शब्द का इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब है ऐसा ही था। सोचिए, उस दौर में इसे एक सच्ची घटना की तरह देखा जाता था। हाँ, ये हो सकता है कि आज के इतिहासकार इसकी हर बात को जस का तस न माने, पर यह हमें उस समय की सोच की एक अविश्वसनीय झलक जरूर देता है। तो चलिए अब उस आदर्श समाज के ब्लूप्रिंट को देखते हैं जिसे ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र जैसे ग्रंथों में लिखा था। ये ग्रंथ एक तरह से उस दौर की रूल बुक थे जो बताते थे कि एक आदर्श समाज को कैसे काम करना चाहिए। और इस पूरे ढांचे की नींव थी पितृवंशिकता, यानी वंश पिता से बेटे, फिर पोते और आगे चलता था। सिंहासन और संपत्ति पर हक इसी से तय होता था। महाभारत की पूरी लड़ाई ही तो इसी एक बात पर टिकी है ना? शादी ब्याह के नियम तो और भी सख्त है। कुछ बातें बहुत साफ थी, जैसे बहिर्विवाह, मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करना, और कन्यादान, जिसे पिता का एक बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। इन नियमों का मकसद खासकर ऊंचे तबके की महिलाओं की जिंदगी को नियंत्रित करना था। और फिर आता है समाज का सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित ढांचा, 4 वर्णों की व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना यह जाता था कि ये दर्जा जन्म से मिलता है और हर वर्ण के काम पहले से ही तय हैं। अब इस सिस्टम को सही ठहराने के लिए इसे दैवीय बताया गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ये श्लोक कहता है कि इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। मतलब ये इंसानों की बनाई व्यवस्था नहीं, बल्कि एक दैवीय और प्राकृतिक व्यवस्था है। तो ये तो हो गई किताबों की बातें, आदर्श नियम। पर क्या असलियत में भी सब कुछ ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। जब हम ऐतिहासिक सबूतों को देखते हैं तो एक अलग ही और ज्यादा पेचीदा कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जहां इन सख्त नियमों को अक्सर चुनौती दी जाती थी या फिर अनदेखा कर दिया जाता था। सातवाहन राजाओं को ही देख लीजिए। ये बहुत शक्तिशाली थे, पर ब्राह्मणों के बनाए कई नियमों को मानते ही नहीं थे। उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती थीं, जो नियमों के खिलाफ था। इससे साफ पता चलता है कि आदर्श और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता था। यही हाल राजा बनने के नियम का था। शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा था कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, पर हकीकत में जिसके पास दम था उसी का राज था। मौर्य, जिन्हें निम्न कुल का कहा गया, उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया। उनके बाद आए शुंग और कण्व, जो ब्राह्मण थे, और शक तो बाहर से आए थे, जिन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। और कमाल की बात तो यह है कि खुद महाभारत के अंदर ही एक ऐसा उदाहरण है जो सारे नियमों को तोड़ देता है। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। बहुपतित्व की ये प्रथा ब्राह्मणवादी परंपरा के लिए इतनी अजीब थी कि खुद ग्रंथ के अंदर इसे सही ठहराने के लिए लंबी चौड़ी सफाइयां दी गई हैं। तो ये तो हुई ऊंचे तबके की बात, पर उन लोगों का क्या जो इस वर्ण व्यवस्था के दायरे से ही बाहर थे, या फिर सबसे नीचे? उनकी कहानियां हमें इस सिस्टम की हदों के बारे में बताती हैं। एकलव्य की कहानी शायद हम सबने सुनी है। एक निषाद लड़का जो बस धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोण ने उसे धर्म का हवाला देकर सिखाने से मना कर दिया, पर वो रुका नहीं, खुद ही सीखकर अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? व्यवस्था ने उससे उसका हुनर ही छीन लिया। उसका जन्म उसकी काबिलियत पर भारी पड़ गया।
और इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे चांडाल जैसे समूह। उन्हें अछूत माना जाता था क्योंकि वो शवों को संभालने जैसे काम करते थे जिन्हें अपवित्र माना जाता था। उनके साथ इतना भेदभाव था कि उनका स्पर्श तो दूर, उन्हें देखना भी प्रदूषणकारी माना जाता था। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पैसा, दौलत आपकी जाति या वर्ण को बदल सकती थी? क्या आर्थिक हैसियत सामाजिक हैसियत पर भारी पड़ सकती थी? चलिए इस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। संपत्ति के मामले में भी नियम बहुत साफ थे और पुरुषों के पक्ष में थे। मनुस्मृति कहती है कि पिता की जायदाद सिर्फ बेटों में बटेगी। महिलाओं का हक सिर्फ शादी में मिले तोहफों पर था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। जाहिर है, इससे समाज में आर्थिक असमानता और भी बढ़ गई। लेकिन सब लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे। दूसरी परंपराएं इस पर गहरे सवाल उठा रही थीं। जैसे एक बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक बहुत ही दिलचस्प संवाद है। यह सवाल पूछा जाता है कि अगर एक शूद्र अमीर हो जाए तो क्या वो ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपना नौकर नहीं बना सकता? ये वर्ण व्यवस्था की नींव पर एक सीधी चोट थी। तो आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो ग्रंथ हैं ये समाज के नियम हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमेशा बदलते रहते हैं, इनमें नई नई बातें जुड़ती रहती हैं और महाभारत खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। महाभारत को किसी एक इंसान ने एक समय में नहीं लिखा। ये तो करीब 1000 साल में जाके तैयार हुआ। इसकी मूल कहानी शायद भाटों ने सुनाई, फिर ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया और सदियों तक इसमें उपदेश और नई कहानियां जोड़ते रहे। ये एक जिंदा, बदलता हुआ ग्रंथ था। और जानते हैं, ये कहानी आज भी लिखी जा रही है। आज के लेखक जैसे महाश्वेता देवी इस महाकाव्य को फिर से लिख रहे हैं। वे उन किरदारों को आवाज दे रहे हैं जिन्हें मूल कहानी में भुला दिया गया था, जैसे वो निषाद महिला और उसके बेटे जिन्हें लाक्षागृह में पांडवों की जगह जला दिया गया था। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है, इतिहास में हम किसकी कहानियां सुनते हैं और किसकी आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। जो कहानियां हम तक पहुंची हैं वो जितनी बताती हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा उन खामोशियों में छिपा है जो पन्नों के बीच दफन है।